अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो टुडे आई एम हियर विद लेक्चर नंबर 13 फॉर इंटर पार्ट 1 एंड वी आर ऑन अवर टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स। और ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। हम लोगों ने अभी तक बात की थी स्टोइशियोमेट्री की, उसके अलावा केमिकल रिएक्शन की स्टोइशियोमेट्री की। हम लोगों ने ये देखा था और कुछ कैलकुलेशंस की थी स्टोइशियोमेट्री के हिसाब से कल के लास्ट लेक्चर में हमारे। तो अगर हम लोग बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल वर्क की, तो आप लोगों को पता है कि बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे हैं जिसमें मोर देन वन केमिकल रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व्ड होते हैं, ठीक है। तो कभी कभार हम लोग मतलब पहले तो हम लोगों को फिक्स्ड क्वांटिटी होती है कि अगर आपने इतने रिएक्टेंट्स को यूज़ किया तो आपके पास इतने प्रोडक्ट्स आपको यील्ड मिलेगी, इतने प्रोडक्ट्स आपके पास आते हैं। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे भी होते हैं कि हम लोग स्टोइशियोमेट्री के हिसाब से देखें तो कुछ रिएक्टेंट्स हमारे केमिकल रिएक्शन में ऐसे भी होते हैं जो हम डेलिबरेटली यानी जानबूझ के जो है ज़्यादा अमाउंट में रखते हैं। अब ज़्यादा अमाउंट में रखते क्यों हैं? ताकि हम लोग ये कंफर्म रखें, ये बात को इंश्योर रखें कि जितने बाकी के जो रिएक्टेंट्स हैं वो जो है प्रॉपरली यूज्ड हो रहे हैं, ठीक है। अब जो चीज़ हम लोग ज़्यादा रख रहे हैं रिएक्टेंट्स, वो मोस्टली वो वाले होते हैं जो दैट आर लेस कॉस्टली, जो इतने ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं, ठीक है। तो और बाकी एज़ कम्पेयर टू अदर रिएक्टेंट्स जो उसी टाइम रिएक्शन में यूज़ हो रहे हैं उस रिएक्शन में, वो जो दूसरे रिएक्टेंट्स होंगे वो ज़्यादा कॉस्टली होंगे। हम चाहते नहीं होंगे कि वो वेस्ट हो जाएं दूसरे पहले रिएक्टेंट की कमी की वजह से। इसीलिए हम लोग पहले रिएक्टेंट को, अगर फर्स्ट के दो रिएक्टेंट हैं, हम एक रिएक्टेंट को बहुत ज़्यादा रखते हैं जो हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि इतना महंगा नहीं हमें पड़ता। जबकि जो दूसरा रिएक्टेंट है वो हमारे पास महंगा है और हम चाहते हैं कि ये प्रॉपरली 100% यूज़ हो जाए, इसमें से कुछ भी वेस्टेज ना हो। तो हम अपना जो फर्स्ट रिएक्टेंट होगा उसको अमाउंट में इतना ज़्यादा रख लेते हैं ताकि इंश्योर हो जाए कि जो पहला रिएक्टेंट है जिसको अमाउंट में ज़्यादा रखना है वो कम ना पड़े, ताकि दूसरा रिएक्शन स्टॉप ना हो सके, दूसरा रिएक्टेंट पीछे कहीं बच ना जाए। तो इसको हम लोग कहते हैं कि जो दूसरा रिएक्टेंट है, और रिएक्शन हमारा रुकेगा कब? जब दूसरा रिएक्टेंट है जो रिएक्टेंट हम कहते हैं हमारा महंगा हो सकता है, वो जब रिएक्टेंट ख़त्म होगा, जाहिर सी बात है तभी रिएक्शन जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास रिएक्टेंट नंबर 1 है और रिएक्टेंट नंबर 2 है, इनसे मुझे मिलना है मेरा प्रोडक्ट पी। रिएक्टेंट 1 मेरे पास कॉस्ट इफेक्टिव था, मुझे दोनों चाहिए थे 10-10 ग्राम्स में, ठीक है। रिएक्टेंट 1 और रिएक्टेंट 2 मुझे दोनों 10-10 ग्राम्स में चाहिए थे। अब मैं ये नहीं चाहती, मेरे पास जो ये है ये कॉस्ट इफेक्टिव है यानी लेस कॉस्टली, जबकि ये वाला है दिस इज़ वेरी कॉस्टली रिएक्टेंट है मेरे पास, ठीक है। अब मैं ये नहीं चाहती कि जो मेरा ये वाला वेरी कॉस्टली रिएक्टेंट है ये कहीं रिएक्शन कहीं इस बीच में ना स्टॉप हो जाए, ये कहीं बीच में इसकी अमाउंट वेस्ट ना हो जाए, ये पूरा ऐसा ना हो कि यूज़ ना हो, पीछे रिएक्टेंट की सूरत में पड़ा रह जाए। तो मैं इसको क्या करती हूँ, मैं इसको 10 ग्राम के बजाय, जो रिएक्टेंट 1 है जो मेरे पास कॉस्ट इफेक्टिव है, 10 ग्राम के बजाय मैं इसको 13 ग्राम्स ले लेती हूँ, ठीक है। ताकि इससे क्या होता है कि एक तो पहली बात, मेरा जो रिएक्शन है वो फास्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई चीज़ जलानी है, कंबशन करनी है, तो कंबशन में मैं ऑक्सीजन जो होती है कंबशन में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं ऑक्सीजन की मिकदार वहाँ पर ज़्यादा कर दूँगी, उससे क्या होगा कि जब ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होगी, कंबशन प्रॉपर हो जाएगी और कंबशन पूरी की पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन वहाँ पे मेरे पास क्या था, वो ये एक रिएक्टेंट था जो ज़्यादा अमाउंट पे मौजूद था। तो मेरा रिएक्शन कब स्टॉप होगा? अगर मैं इन दोनों रिएक्टेंट्स की बात करूं, जब ये पूरा का पूरा 10 ग्राम यूज़ हो जाएगा, इसमें से भी 10 ग्राम यूज़ हो चुका होगा, लेकिन ये 10 ग्राम यूज़ हो गए ख़त्म हो गया, जब ये तो कम्प्लीटली फिनिश हो गया, बेशक ये पीछे भी 3 ग्राम एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, लेकिन ये कम्प्लीटली फिनिश हो गया, मेरा रिएक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाएगा, इससे आगे नहीं चल सकता, ठीक है। तो जो दूसरा रिएक्टेंट नंबर 1 होगा वो मैंने ज़्यादा अमाउंट में डाला था ताकि कहीं उसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप ना हो जाए, ठीक है। तो ये जो मेरा रिएक्टेंट है जो पहले स्टॉप हुआ था, जो पहले फिनिश हुआ था और जिसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप हुआ है, इसको मैं कहूँगी कि दिस इज़ कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। वो रिएक्टेंट जो कम मिकदार में मौजूद होता है और पूरा का पूरा रिएक्शन उसके अमाउंट के ऊपर चल रहा होता है। इसका मतलब है कि जैसे ही उसकी अमाउंट ख़त्म हुई, वो यूज्ड अप हो गया, पूरा का पूरा रिएक्शन रुक जाएगा। इसको मैं कहूँगी कि दिस इज़ कॉल्ड एज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसको मैं लिमिटिंग रिएक्टेंट इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि रिएक्शन के एंड पे जब रिएक्शन ख़त्म हो चुका है, ये पूरी तरह यूज़ हो चुका है, ये अभी भी 13 ग्राम मेरे पास मौजूद है, 3 ग्राम एक्स्ट्रा मेरे पास मौजूद है, तो मैं इसीलिए इसको मैं लिमिटिंग रिएक्टेंट का नाम नहीं देती हूँ। इससे क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट फॉर्म इज़ लिमिटेड बाय द रिएक्टेंट दैट इज़ कम्प्लीटली यूज, जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है वो इसी के ऊपर डिपेंड करे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट के ऊपर, ना कि दूसरे रिएक्टेंट के ऊपर। वंस दिस रिएक्टेंट इज़ कंज्यूम्ड, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, कोई एडिशनल प्रोडक्ट नहीं बन सकता। हैंस अब आपके पास डेफिनेशन है, द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ अ रिएक्टेंट दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन ड्यू टू इट्स स्मॉलर अमाउंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होता है जो अपनी कम मिकदार
मकदार होने की वजह से, स्मॉलर अमाउंट होने की वजह से पूरे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को कंट्रोल कर होता है, यानी कि जैसे ही इसका लिमिटिंग रिएक्टेंट की अमाउंट खत्म हुई वैसे ही रिएक्शन पूरा रुक जाएगा, मज़ीद प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट लिमिटिंग रिएक्टेंट का, रिलेशनशिप बिटवीन द कबाब्स और स्लाइसेस, ताकि आपने एक सैंडविच प्रिपेयर करना है और आपके पास कबाब्स और स्लाइसेस मौजूद हैं। अब आप इसके हिसाब से लिमिटिंग रिएक्टेंट को समझने की कोशिश करें। अगर हमारे पास 30 कबाब्स हैं, ठीक है, और 5 ब्रेड्स हैं जिनके अंदर 58 स्लाइसेस हैं, 30 कबाब्स हैं और 58 स्लाइसेस हैं, तो अगर हम इनको यूज़ करते हैं, हर 2 स्लाइस में 1 कबाब लगेगा, तो हम लोग सिर्फ 29 सैंडविच ही बना सकते हैं। 1 कबाब एक्स्ट्रा हो जाएगा, ये एक्सेस रिएक्टेंट था, और जो स्लाइसेस थे क्योंकि ये हमारे पास मिकदार में कम थे तो हम कहेंगे कि ये हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। आपके पास जाहिर सी बात है अगर 30 कबाब्स हैं तो आपको उसके लिए 60 स्लाइसेस चाहिए, क्योंकि 1 कबाब पे 2 स्लाइसेस लग रहे हैं। अगर आपके पास स्लाइसेस ही 58 हैं, 30 कबाब्स हैं, तो जाहिर सी बात है ये जो हमारे पास है ये एक्सेस रिएक्टेंट कहलाएगा, और ये वाला जो रिएक्टेंट होगा दिस इज़ कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएक्टेंट, यानी कि जो कम मिकदार में जैसे ही ये ख़त्म हो, जाहिर सी बात है स्लाइसेस आपके ख़त्म हो गए तो आपके और सैंडविचेस नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो कबाब यहाँ पे आपके क्या है एक्सेस रिएक्टेंट, जबकि जो स्लाइसेस हैं वो यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि हम लोग यहाँ पे परचेज़ नहीं कर सकते एक्स्ट्रा स्लाइसेस, वो 30 कबाब्स टू प्रिपेयर 30 सैंडविचेस, हम लोग एक्स्ट्रा 60 स्लाइसेस मज़ीद नहीं प्रिपेयर ले सकते कि हम लोग 30 कबाब्स पूरे करें। अब क्या है, अगर आप लोग एक रिएक्शन देखेंगे तो हम लोग अपनी डेली लाइफ में से बात करते हैं, एक नॉर्मल सी एग्जांपल थी, ठीक है, ताकि आप लोग को थोड़ा सा लिमिटिंग रिएक्टेंट की बात करें, लेकिन क्योंकि हमारा सब्जेक्ट टॉपिक केमिस्ट्री है, हम लोग उसी के हिसाब से अगर लेके चलते हैं केमिकल रिएक्शंस के हिसाब से लिमिटिंग रिएक्टेंट को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो ये ज़्यादा बेहतर है। अगर हम लोगों ने जैसे वाटर का मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करना है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस है, तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, व्हेन वी टेक 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि मैं 2 मोल्स ले रही हूँ हाइड्रोजन के जो मेरे पास हो गए 4 ग्राम्स में, एंड अलाउ इट टू रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो मेरे पास होंगे यहाँ पे 64 ग्राम्स। ठीक है, वो 64 ग्राम्स में है, तो देन वी विल गेट 2 मोल्स ऑफ वाटर दैट विल बी ऑफ 36 grams. ठीक है, एक्चुअली वी विल गेट 2 moles of water because 2 moles of hydrogen will react with 1 mole of oxygen according to balanced chemical equation। अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से देखें तो हम लोग के पास 2 मोल्स वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर के तब आते हैं जब 2 मोल हाइड्रोजन के रिएक्ट करेंगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ। जब 2 मोल हाइड्रोजन के रिएक्ट करते हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ, तो हम लोग कहते हैं हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस हुए हैं। सिंस हाइड्रोजन इज़ लेस हाइड्रोजन इज़ प्रेजेंट एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, अगर आप कंपेयर करें ऑक्सीजन के साथ तो हाइड्रोजन, अगर ये देखें ये हाइड्रोजन कम है 4 ग्राम, ऑक्सीजन 64 ग्राम है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर देखें तो हमारे पास ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में हमें ऑक्सीजन यहाँ पे सिर्फ जो है चाहिए 32 ग्राम चाहिए सिर्फ ऑक्सीजन, जो 4 ग्राम हाइड्रोजन के साथ मिलकर 36 ग्राम वाटर के बना देगी। लेकिन यहाँ पे देखें मेरे पास ऑक्सीजन जो है 32 की जगह 64, यानी कि उससे डबल ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है। तो ऑक्सीजन ओवर हेयर इज़ इन एक्सेस अमाउंट, दिस इज़ कॉल्ड एज एक्सेस रिएक्टेंट, जबकि जो हाइड्रोजन यहाँ पे है दैट इज़ कॉल्ड एज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर हम लोग रीच कर लेते हैं, इफ़ वी हैड रिएक्टेड 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विद 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन वी शुड हैव ऑब्टेन्ड 4 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, अगर मैं पूरे के पूरे 4 मोल यहाँ पे 4 मोल, ये 2 मोल्स हैं, ठीक है, अगर मैं इस ऑक्सीजन को पूरा करना था, अब जाहिर सी बात है अगर 4 ग्राम ऑक्सीजन हाइड्रोजन की थी, उसने 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, 36 ग्राम वाटर का बनाए, तो मेरे पास ऑक्सीजन के अभी भी 32 ग्राम्स बकाया हैं। तो अगर मैं ऑक्सीजन की अमाउंट उतनी ही रखूँ, यानी 64 रखूँ जितनी मेरे पास पहले से थी, और बाकी की डबल कर दूँ, इसकी 8 ग्राम कर दूँ, तो तब मेरे पास जो है ना ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे। तो इसको देखते हुए ये कह सकते हैं कि जैसे ही हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन मेरे पास कम अमाउंट में था, लिमिटिंग रिएक्टेंट था ये, तो जैसे ही ऑक्सीजन हाइड्रोजन पूरा का पूरा यूज़ हो गया, चाहे ऑक्सीजन अभी भी पीछे मौजूद था, लेकिन रिएक्शन वहीं पर स्टॉप हो गया, मज़ीद वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं बनेंगे। लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन की अमाउंट को ज़्यादा कर देती हूँ, हाइड्रोजन गैस की अमाउंट को, तो उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन भी यूज़ होगी और मज़ीद जो है रिएक्शन भी आगे चल सकता है। ठीक है, तो मेरा रिएक्शन इधर किस पे डिपेंड कर रहा है, हाइड्रोजन गैस के अमाउंट पे। हाइड्रोजन की गैस की अमाउंट अगर कम रखूँगी तो रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, अगर हाइड्रोजन गैस की अमाउंट में ज़्यादा कर दूँ तो रिएक्शन मज़ीद आगे चल सकता है।
अब अगर हम थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये तो इजी टॉपिक था। लिमिटिंग रिएक्टेंट यानी कि वो रिएक्टेंट जो कम मिकदार में मौजूद होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो अगर हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन कौन सा है और हमारे रिएक्शन हो रहा है तो उसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, तो उसके फ्यू स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हैं जो हम लोगों ने परफॉर्म करने होते हैं। स्टेप नंबर 1 है, मुझे कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। जो दोनों रिएक्टेंट होंगे मुझे उनके मोल्स को आइडेंटिफाई करना है, किसके मोल ज़्यादा हैं किसके मोल्स कम हैं। फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। पहले मैंने रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए हैं, फिर मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज़ करते हुए प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करूँगी। फिर उसमें से देखूँगी कि कौन सा रिएक्टेंट ऐसा है जो प्रोड्यूस करता है लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। वो जो कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यानी कि वो रिएक्टेंट जो थोड़ा प्रोडक्ट बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल नंबर 13, उसको देखते हुए हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरह से हम एक लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें एक केमिकल इक्वेशन दे दी गई है तो। हाँ जी, तो हमारे पास एग्जांपल नंबर 13 क्या है कि अमोनिया गैस जो होती है कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग टुगेदर 2 सॉलिड। अमोनिया गैस हमें चाहिए तो हम लोग कैसे करेंगे, 2 सॉलिड हैं, इनको अगर हम लोग इकट्ठे हीट अप करते हैं, कौन कौन से हैं, अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम इनको इकट्ठे हीट अप करें तो हमें अमोनिया की गैस मिलेगी। इफ़ अ मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ ईच सॉलिड इज़ हीटेड देन। अगर हमने एक मिक्सचर बनाया जिसमें 100 ग्राम इसका अमोनियम क्लोराइड का लिया और 100 ग्राम मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लिया है, तो आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड। पहली बात आप लोगों ने ये देखनी है कि 100 ग्राम इसका लिया 100 ग्राम इसका लिया, तो अमोनिया के कितने ग्राम बनेंगे। सेकेंडली आप लोगों ने देखना है कि कैलकुलेट द एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेंट, यानी कि एक तरह से आपको कह रहे हैं कि वो वाला रिएक्टेंट आप लोग फाइंड आउट करें जो एक्सेस अमाउंट में है। जाहिर सी बात है अगर वो आपको पता चल गया तो आपको ये भी पता चल जाएगा इनमें से जो एक्सेस अमाउंट में है वो आपने फाइंड आउट करना है। इनमें से फर्स्ट करें अगर ये एक्सेस अमाउंट में तो जाहिर सी बात है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और अगर ये एक्सेस अमाउंट में हमारे पास आता है तो जाहिर सी बात है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ये फाइंड आउट करना है पहले कि कितना अमोनिया बना है, और दूसरा हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि कौन सा एक्सेस अमाउंट में है। ठीक है, तो अमोनिया को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं इनको बोथ रिएक्टेंट्स को हम लोग नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं शुरू करती हूँ अमोनियम क्लोराइड से। तो मैस हमें अमोनियम क्लोराइड का कितना दे दिया है, क्वेश्चन में उन्होंने कहा है 100 ग्राम्स उन्होंने हमें मैस दिया है इस रिएक्टेंट का। ठीक है, मोलर मैस मुझे अमोनियम क्लोराइड का मैंने मोलर मैस फाइंड आउट किया, यानी कि हर एटम का मैंने मैस फाइंड आउट किया है, वो आप लोग फाइंड आउट करें तो दैट कम्स एज 53.5 ग्राम पर मोल। जिसमें आप हाइड्रोजन का पहले फाइंड आउट करें, उसमें नाइट्रोजन का देखें, फिर हाइड्रोजन देखें, फिर उसमें क्लोरीन का ऐड कर दें तो आपके पास वैल्यू आती है 53.5। आपके पास मैस हो गया और मोलर मैस हो गया, आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स का आप फार्मूला लगाएंगे तो दैट विल बी इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मैस हमारे पास कितना था 100 ग्राम, मोलर मैस हमारे पास कितना था 53.5 ग्राम पर मोल। तो आपने जब दोनों को आपस में डिवाइड किया तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं 1.87 मोल्स आ गए किसके, अमोनियम क्लोराइड के। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड के हमारे पास कितने मोल्स आ गए 1.87। इसी तरह अब मैंने फाइंड आउट करना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, मैस मेरे पास कितना था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, यहाँ तक नज़र आ रहा है जी। मैस है मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 100 ग्राम, हमें यही कहा है कि जितने दोनों रिएक्टेंट है इनके 100 ग्राम है। ठीक है, मैं इसका अगर मोलर मैस फाइंड आउट करती हूँ तो मोलर मैस इज इक्वल टू कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मोलर मैस आप लोग फाइंड आउट करें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आप डबल कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है 74 ग्राम पर मोल। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से मैंने इसको नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूँगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो मैं 100 से डिवाइड कर दूंगी। 100 उसका मैस था, मोलर मैस इसका था 74, मैंने उससे डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ जाता है 1.35 मोल आ जाते हैं। ठीक है, मेरे पास इसके मोल आ गए 1.35 ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब मैंने क्या करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से अगर मैं देखती हूँ कि किस तरह से बनते हैं। अगर देखें पहले मैं अमोनियम क्लोराइड की बात करती हूँ, 2 मॉलिक्यूल्स थे अमोनियम क्लोराइड के और 2 ही मॉलिक्यूल्स बने थे अमोनिया के। ठीक है, तो मैं ऐसे लिखूंगी, इनकी रेशो निकाल लेती हूँ, NH4Cl
अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन मैं इसकी रेशियो निकाल रही हूँ। 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ हुए थे NH4Cl के, तो 2 मोल जो हैं इसके अमोनिया के। इसी तरह अगर मैं कहूँ 1 मोल, मैं इनको बराबर लेकर आ रही हूँ 1 मोल, जाहिर सी बात है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, जितने मोल अमोनियम क्लोराइड के यूज़ होंगे उतने ही मोल जो है अमोनिया के बनेंगे, ठीक है। तो अगर 2 तो रेशो 1 अमोनियम क्लोराइड के हमारे पास असल में कितने मोल्स आए थे 1.87 मोल, ठीक है। तो सिमिलरली मैं लिखूंगी 1.87 मोल अगर अमोनियम क्लोराइड के यूज़ हुए थे तो अमोनिया के भी उससे 1.87 मोल ही बने थे, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करती हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल यहाँ पे यूज़ होता 1 मॉलिक्यूल, और बदले में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया बने थे। तो मैं इस तरह से इनकी रेशो निकाल सकती हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रेशो अमोनिया, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1:2। तो अगर आप इसको देखें तो आपको सीधा क्लियरली पता चल रहा है कि जितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स जो यूज़ होंगे उससे डबल अमोनिया के मोल्स प्रोड्यूस होंगे। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के हमारे पास मोल्स आए थे 1.35, तो उसका डबल अगर मैं करूँगी तो दैट विल बी इक्वल टू 2.70 मोल जो है अमोनिया के प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। तो क्योंकि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय 100 ग्राम और 1.87 ऑफ मोल आर लेस, सो अमोनियम क्लोराइड इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। द अदर रिएक्टेंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन द एक्सेस अमाउंट। पहली बात तो आपको पता चल गई है कि अमोनियम क्लोराइड से जो मोल्स प्रोड्यूस होते हैं, आपने ये देखना है कि अमोनियम क्लोराइड ने कितने मोल्स बनाए थे अमोनिया के, तो दैट इज़ 1.87, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने कितने मोल्स बनाए थे अमोनिया के, दैट इज़ 2.70। तो अगर आप नंबर्स को कंपेयर करें तो आपको ये पता चल जाएगा कि कम जो बना रहा है दैट इज़ अमोनियम क्लोराइड, जो कम अमोनिया को बना रहा है, तो दिस इज़ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट और दिस इज़ द एक्सेस रिएक्टेंट जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि मैस फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन उन्होंने दिया ये था कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अमोनिया, तो मैस फाइंड आउट करना है, यही वाला फार्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, ठीक है। तो मैस को फाइंड आउट करना है, मोलर मैस को इधर ले आते हैं और नंबर ऑफ मोल्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मैस मैंने फाइंड आउट करना है, मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास कितने आए थे 1.87। लिमिटिंग रिएक्टेंट के जो मोल्स होते हैं हमने वही लिखने हैं, क्योंकि जैसे ही लिमिटिंग रिएक्टेंट खत्म होएगा अमोनिया की प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी, इसलिए मुझे उसी के मोल्स लिखने, दैट इज़ 1.87। मल्टीप्लाई पे मैंने अमोनिया के क्या किए हैं, मैंने अमोनिया के मोलर मैस फाइंड आउट किया है। नाइट्रोजन का 15 प्लस हाइड्रोजन नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन 3 थे 7, तो 17 हो गए। तो मल्टीप्लाई बाय 17 फार्मूले के हिसाब से तो मेरे पास वैल्यू आ गई 31.79 ग्राम्स आ गए, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से। इस तरह से मुझे फाइंड आउट हो गया है कि कितना मैस जो है अमोनिया का बना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को दूसरा कहा गया कि अमाउंट ऑफ द रिएजेंट प्रेजेंट इन एक्सेस, जो रिएजेंट एक्सेस में है उसकी अमाउंट आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं द नंबर ऑफ मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच विल कम्प्लीटली रिएक्ट विद 1.87 मोल्स ऑफ NH4Cl with the help of equation. For this purpose compare the number of moles of NH4Cl and CaOH twice. क्या है, हमने क्या कहा है कि हमारे पास जो CaOH twice है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं, एक्सेस रिएक्टेंट है, ठीक है। तो उन्होंने क्वेश्चन किया है कि कितना एक्सेस रह जाएगा जब रिएक्शन इसकी वजह से स्टॉप हो गई। जाहिर सी बात है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट था, ये कम अमाउंट में मौजूद था, तो जब रिएक्शन इसकी वजह से स्टॉप हो गया है तो पीछे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये यूज़ होगा, रिएक्शन स्टॉप हो गया, अमोनिया बन गई, तो पीछे कितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू रह जाएगी, हम लोगों ने उसको फाइंड आउट करना है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से इनके पहले नंबर ऑफ मोल्स को आपस में हम लोग कंपेयर करते हैं। तो दैट विल बी NH4Cl रेशो CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो 2 मोल्स यूज़ हुए थे अमोनियम क्लोराइड के और 1 मॉलिक्यूल यूज़ हुआ था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो अगर मैं कहती हूँ 1 मॉलिक्यूल इसका यूज़ हुआ था तो जाहिर सी बात है ये इसका हाफ होगा, क्योंकि ये हाफ है, 2 का हाफ 1, 1 का हाफ 1.2, 1/2। तो अगर 1.87 मोल्स जो हैं यूज़ हुए थे, क्योंकि इसके इतने ही टोटल मोल्स थे, ये सारे के सारे यूज़ हो गए, तभी रिएक्शन स्टॉप होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो अगर इसके 1.87 यूज़ हैं तो इतनी देर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 2.70 में से कितने यूज़ होंगे, हम लोग क्या करेंगे, हमने कहा इससे आधे यूज़ होने चाहिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, ठीक है। तो 1.87 का हाफ निकाल लेते हैं, दैट विल बी 0.935, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई आपको। हैंस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच कंप्लीटली रिएक्ट विद 1.87 मोल्स आर इज 0.935, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के टोटल नंबर ऑफ मोल्स से 2.70 और जो सोडियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड के टोटली 1.87 से जो रिएक्ट करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल, दैट आर 0.935, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो टेकन है
वो 1.35 थे, जो यूज्ड हुए वो 0.935 थे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो 1.35 थे, जो यूज्ड हुए वो 0.935 थे। तो हम लोगों ने ये देख लेना कि पीछे कितने रह गए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने उसके टोटल थे 1.35, उसमें से जो यूज्ड हैं 0.935 वो माइनस किए, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.415। इतने मोल्स अभी भी उसके बकाया थे, 0.415 अभी भी इसके बकाया थे। तो उन्होंने कहा हमें पता है मैस उसका कितना रह गया, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके मोलर मैस इसको बस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इसका मैस, मोल्स आ गए तो मैस फाइंड आउट करना है। तो मैस का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, मैस इज इक्वल टू मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय मोल्स। तो मोलर मैस इसका कितना था 74, मोल्स कितने थे 0.415। तो आप लोगों ने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 30.71 ग्राम अभी भी बकाया है। 100 ग्राम आपको टोटल दिया था, दोनों का, इसका 100 दिया था और इसका 100 दिया था। ये 100 पूरा का पूरा यूज़ हो चुका हुआ है, ये ख़त्म हो गया है। इसमें से उन्होंने कहा था कि कितने पीछे रह गए होंगे, क्योंकि ये एक्सेस अमाउंट में था। तो इसके जो पीछे रिएक्शन स्टॉप होने के बाद इसके जो पीछे रह गए दैट इज़ इक्वल टू 30.71 ग्राम जिसके रह गए हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि वी शुड हैव मिक्स्ड 100 ग्राम ऑफ NH4Cl with 69.3 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू गेट 1.87। अगर हमने एग्जैक्टली दोनों के लेने होते तो 100 ग्राम, क्योंकि इसका पूरा का पूरा यूज़ हुआ, तो हम लोग अमोनियम क्लोराइड के 100 ग्राम्स लेते और इसका 100 में से 30.71 माइनस कर दें तो पीछे रह गया 69.3। तो इसके 69.3 ग्राम्स यूज़ हुए हैं। तो अगर हमें एग्जैक्टली लेना होता है इसको 100 ग्राम लेते हैं, इसके 69.3 ग्राम्स लेते हैं और बदले में हमें अमोनिया के 1.87 मोल्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में कौन सा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वाला टॉपिक समझ आया हो। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।